नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। राजस्थान ही नहीं, पूरे देश में कोरोना एक बार फिर पैर पसारने लगा है। कोरोना गाइडलाइन के पालन पर एक बार फिर से जोर दिया जा रहा है। इसी बीच कांग्रेस और बीजेपी ने भीड़ जुटाने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस की रैली है तो बीजेपी जनप्रतिनिधि सम्मेलन कराने जा रही है। ये राजनीतिक कार्यक्रम संक्रमण की रफ्तार बढ़ा सकते हैं। दरअसल दिल्ली में महंगाई के खिलाफ रैली की अनुमति नहीं मिलने पर अब कांग्रेस ने 12 दिसंबर को इसे जयपुर में करने का फैसला किया है। इसके माध्यम से कांग्रेस सियासी ताकत दिखाएगी। राजस्थान के अलावा पड़ोसी राज्यों यूपी, एमपी, हरियाणा, पंजाब, गुजरात से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। रैली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित बड़े नेता शामिल होंगे। कांग्रेस नेता इस रैली में 1 लाख से ज़्यादा की भीड़ जुटाने का दावा कर रहे हैं। भीड़ जुटाने के लिए राजस्थान और पड़ोसी राज्यों को टारगेट दिया गया है। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। वरुण पुरोहित कांग्रेस से, पूर्व मंत्री चंद्रराज सिंघवी और आशीष चतुर्वेदी भाजपा से। आप तीनों का एएनबी न्यूज पर स्वागत। सबसे पहले आशीष चतुर्वेदी, आपके पास आते हैं। 5 दिसंबर को रैली है, रोड शो है अमित शाह का, तो ओमिक्रॉन है और ऐसे में आप रैली करने जा रहे हैं। सामाजिक जिम्मेदारी कैसे लगती है आपको? देखिए चंद्रशेखर जी, पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि 5 तारीख को रैली नहीं है। 5 तारीख को हमारी जो प्रदेश कार्यकारिणी है उसका समापन सत्र है और जिसमें 450-500 डेलीगेट रहेंगे और उसको अमित शाह जी जो है उसका सत्र को संबोधित करेंगे। दूसरा एक फंक्शन है जनप्रतिनिधियों का, उसमें भी लिमिटेड लोगों की एंट्रीज है। और तीसरा एक रोड शो होगा जो कि 11 किलोमीटर के दायरे में होगा, ओपन स्पेस में होगा। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में रोज रैलियां हो रही है। प्रियंका जी भी रैली कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी रैली कर रहे हैं, अखिलेश जी भी रैली कर रहे हैं। निश्चित रूप से जहां जहां की जो राज्य सरकारें हैं, जैसे राजस्थान में राजस्थान सरकार है, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की सरकार है, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश सरकार में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हर राज्य की परिस्थिति एक दूसरे राज्य से भिन्न होती है। अगर हम देखेंगे तो केरल में लगभग 5000 केस आ रहे हैं, कर्नाटक में 750 केस आ रहे हैं, तमिलनाडु में 750 केस आ रहे हैं। राजस्थान में आप रैली करने जा रहे हैं। राजस्थान में जो है, तो राजस्थान में जो भी निर्णय लेना है वो प्रदेश की कांग्रेस सरकार को लेना है, लेकिन ये निर्णय इसलिए नहीं ले पाएंगे क्योंकि इनके मंत्री आए दिन जो है कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आपने देखा होगा कि प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा का जो जन्मदिन मनाया गया उसमें हजारों लोगों की भीड़ आई है। उसके पहले सचिन पायलट जी ने अपना जन्मदिन मनाया। आप देखिए कोरोना में इसलिए आप रैली कर रहे हैं, इसलिए आशीष चतुर्वेदी आप रैली कर रहे हैं कि कांग्रेस कर रही है? नहीं, हम रैली नहीं कर रहे हैं, हम रैली कर ही नहीं रहे। मैंने इसलिए रोड शो कर रहे हैं। आप रोड शो कर रहे हैं, नहीं हो रही है, रोड शो कर रहे हैं, इसलिए 11 किलोमीटर लंबा रोड शो कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, लेकिन इसीलिए कर रहे हैं कि कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस की रैली से नहीं कर सकते हैं। और शायद इसलिए भी कर रहे हैं कि वसुंधरा राजे कर चुकी हैं देव दर्शन यात्रा, तो आपको दिखाना पड़ रहा है संगठन को कि अब क्या करें। कुछ नहीं है, नहीं, मेरी बात सुनिए। देखिए अमित शाह जी हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हुए हैं, वर्तमान में वो आप नहीं बोल पाएंगे, लेकिन अभी आने वाली बातों में ये हो जाएगा। वरुण पुरोहित जी, आप इतनी बड़ी जनसभा कर रहे हैं, दिल्ली ने मना कर दिया गया, तो आप क्यों कर रहे हैं? ओमिक्रॉन के खतरे से अनजान नहीं है आप? राजस्थान कितने विधायक खो चुका है, एक पूर्व सांसद को खो चुका है, फिर क्यों कर रहे हैं ये सब? सिर्फ राजनीतिक ताकत दिखाने के लिए? चंद्रशेखर जी, राजनीति की बात में राजनीति तो करनी ही पड़ेगी। राजनीति क्षेत्र में कोई आदमी कोई स्पोर्ट्स खेल रहा है तो स्पोर्ट्स खेलना ही पड़ेगा। लेकिन आप ये देखिए कितनी हास्यास्पद बात है, हिंदुस्तान का गृह मंत्री, दिल्ली पुलिस आती है गृह मंत्रालय के अंडर, उन्होंने हमारी दिल्ली की रैली की परमिशन नहीं दी दिल्ली पुलिस ने, और खुद आकर के यहाँ रोड शो कर रहे हैं। भाई वो क्यों कर रहे हैं? जब आपने दिल्ली में वही चीज फॉलो करी, आप खुद कैंसिल कर देते अपने रोड शो, और ये खुद तो कर रहे हैं, कांग्रेस पे आरोप लगाना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं कि केंद्र की सरकार, मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार जनता की आवाज को दबा के रख दे? आज महंगाई से लोगों का रोटी रोजगार से जीना हराम हो रखा है, फिर कहेंगे विपक्षी कांग्रेस कोई प्रदर्शन नहीं करती, कांग्रेस कोई विपक्ष का रोल नहीं निभाती। वरुण जी, कांग्रेस क्या करे आप मुझे बताइए। वरुण जी, आप मुझे बताइए कांग्रेस क्या करे? घर बैठ जाए?
लोगों की, जनता की आवाज आगे नहीं लाए। नहीं, घर तो बैठो या मत बैठो, लेकिन सबसे बड़ी बात है जनता को जो खतरा है उसके लिए राजनीतिक दलों की जो जिम्मेदारी होनी चाहिए वो शायद कम नजर आती है, और खुलासा भी कर देते हैं कि वो रैली क्यों हो रही है। हमारे साथ बहुत वरिष्ठ दिग्गज राजस्थान के नेता मौजूद हैं। कोविड प्रोटोकॉल में, कोरोना के इलाज में नंबर 1 है हिंदुस्तान में। आज भी आप पूरे देश में देख लीजिए। नहीं, वो तो खुद प्रधानमंत्री तारीफ कर चुके हैं। सबसे पहले ट्रेसिंग टेस्टिंग राजस्थान में प्रारंभ हो चुकी है। बिल्कुल, आपको कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो खुद प्रधानमंत्री तारीफ कर चुके हैं, ये तो मैं जानता हूं। चंद्रा सिंघवी जी, चंद्रा सिंघवी जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चंद्रा सिंघवी जी, आवाज मिल रही है आपको? हेलो, हाँ जी, चंद्रा सिंघवी जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ साहब, आपकी आवाज मुझे मिल रही है। चंद्रा सिंघवी जी, इन रैलियों का सच क्या है जो बीजेपी और कांग्रेस कर रही है राजस्थान में? दोनों रैलियों के पीछे एक तथ्य है जी। आपने एक प्रश्न अभी किसी ने कहा था कि वसुंधरा जी ने देव यात्रा और पुराने कुछ लोगों के मरने के 1 साल बाद उनके लिए संवेदना प्रकट की आड़ में अपना रोड शो किया था। इसका दो राय नहीं है। उनका यह राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन के रूप में रूपांतरित हो गई उनकी देव यात्रा। इससे परेशानी थी तो कांग्रेस बीजेपी में स्थानीय ऐसा कोई नेता था नहीं जो उनके सामने टक्कर दे सके। तो सतीश पूनिया ने अपने कद को बढ़ाने के लिए और यह साबित करने के लिए कि भाजपा के पास इतनी भीड़ है कि वसुंधरा की भीड़ उसका एक छोटा हिस्सा भी नहीं है, अमित शाह का कार्यक्रम कर दिया। यानी एक शब्द में कहा जाए तो ये शक्ति प्रदर्शन है सतीश पूनिया का अमित शाह की आड़ में वसुंधरा के प्रदर्शन के समानांतर शक्ति प्रदर्शन है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं था, ऐसा कोई चुनावी रन नहीं था, ऐसी जरूरत नहीं थी। ये यूजलेस की रैली है, यह रैली केवल शक्ति प्रदर्शन की रैली है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और कांग्रेस क्यों रैली कर रही है? कांग्रेस तो भाई बाबा सचिन के बढ़ते प्रभाव, उसकी भयंकर लोकप्रियता, क्या जाता बिना रैली के रैली हो जाती है, हजार गाड़ियां पीछे चलती है। इससे यहाँ का सरकारी तंत्र परेशान है। अशोक गहलोत और उसकी टीम गुनीवर रूपी इस आदमी के सामने रेलीपुटियम बन चुके हैं। उसके कद को घटाने के लिए कुछ तो करना ही था, इसलिए इन्होंने देखा तो एक रैली कर लो। इस बार सोनिया जी के प्रति भक्ति प्रदर्शन हो जाएगा, वो शक्ति प्रदर्शन था, ये भक्ति प्रदर्शन है। इनको भी रैली की जरूरत नहीं थी, रैली की आवश्यकता ही नहीं थी। सैकड़ों जगह रैली हो चुकी है, किसानों का आंदोलन तो हजारों जगह हो चुका है, क्या आवश्यकता थी? दोनों रैलियां निरर्थक है, यूजलेस है और एक तरह से कोरोना और डेंगू को निमंत्रण देने वाली है। ये दोनों रैलियों की कोई आवश्यकता नहीं थी, न इनको शक्ति प्रदर्शन की, न कांग्रेस को शक्ति प्रदर्शन। जी वरुण जी, देखिए चंद्रा सिंह भी बहुत अनुभवी राजनेता हैं। वो कह रहे हैं एक तरफ तो भक्ति प्रदर्शन है और एक तरफ शक्ति प्रदर्शन है, और इन्हीं दोनों में कहीं ना कहीं आवाम पिस रही है, नुकसान आवाम को होना है। और आप सबकी राजनीतिक दलों की सामाजिक जिम्मेदारी बनती है कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं। अब बताइए क्यों कर रहे हैं? चंद्रशेखर जी, हम कर रहे हैं आम जनता की आवाज दबा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में। किसान आंदोलन 1 साल चला, 700 शहीद हो गए किसान, उसके उपरांत इन्होंने रोल बैक किया। आज महंगाई से आम आदमी परेशान है। कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, हिंदुस्तान में फैली हुई पार्टी है, जन जन में। आज तो भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस ही हो चुकी। मुझे आप बताइए, हम आम जनता की आवाज को कहां उठाएं? संसद में बिजनेस में डालते नहीं है, महंगाई पे चर्चा करते नहीं है, निलंबित कर देते हैं सांसदों को, दिल्ली में परमिशन देते नहीं है, गृह मंत्री दिल्ली में परमिशन नहीं देते, क्या आते हैं? खाली वसुंधरा जी से राइवलरी, ये बात ठीक है सिंघवी साहब की, वसुंधरा जी से जो राइवलरी चल रही है केंद्र की वसुंधरा जी की राज्य में, उसको शक्ति प्रदर्शन। एक मैं बता रहा हूं, इनके पास में नेता नहीं है वसुंधरा जी को माइनस करने के बाद, इसलिए मोदी जी और उनकी टीम चाहती है कैसे न कैसे नए नेता पैदा किए जाए, तो कर नहीं पा रहे। इनको कोरोना की परवाह नहीं है। अगर परवाह होती तो आप ध्यान करिए, सबसे पहले बिहार चुनाव में सबसे ज्यादा रैलियां प्रारंभ करी थी बीजेपी ने। वेस्ट बंगाल, हैदराबाद नगर निगम में इनके मंत्री, केंद्रीय मंत्रियों ने रैलियां निकाली थी वहां पे जा करके। उसके बाद आप कह रहे हो कांग्रेस जनता के मुद्दे नहीं उठाएगी, नहीं करेगी रैली। आप संसद में चर्चा करिए, बिजनेस में आज ही पटल पे रख दीजिए, इतनी चिंता है जनता की। आप दूसरे मुद्दे हटाइए इमीडिएटली, आज सदन में मुद्दा रख दीजिए बिजनेस में कि भाई महंगाई पे चर्चा होगी 3 दिन तक। बताइए कौन सी पार्टी रैली करेगी उसके बाद? दिल्ली में परमिशन क्यों नहीं दे रहे आप?
दूसरे राज्यों में आप रैलियां कर रहे हो, चुनाव हो रहे हैं, लोकतंत्र में चुनाव भी जरूरी है। आप मुझे बताइए, चुनाव नहीं कराएंगे तो ये तो मजा करने लग जाएंगे, रैलियां नहीं करेंगे तो इनके तो असर ही नहीं हो रहा है। राक्षसी मनोवृत्ति जो इनकी है वो समाप्ति नहीं हो रही है। आम आदमी भूख से बिलख रहा है, तड़प रहा है। कोरोना काल में रेलवे पटरियों से कट के मर गया। एक भी श्रद्धांजलि या संवेदना का शब्द केंद्र सरकार के किसी मंत्री या नेता ने बताया हो तो मुझे बताइए। भारतीय जनता पार्टी मैं पूछ किसान शहीद हो गए, माफी मांग ली, बिल्कुल कर लिया, पर 700 किसानों के लिए मुंह सिल गया, उनकी श्रद्धांजलि नहीं देते। आपने रख दिया अपना पक्ष, मैं पूछ लेता हूं। आशीष चतुर्वेदी, ये रैली क्यों कर रहे हैं? आप अगर देखेंगे तो सबसे असफल कार्यकाल पूरे जब से भाजपा यहाँ काम कर रही है राजस्थान में, सबसे असफल प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल रहा है इस बार। और 25 से 30 साल पीछे भाजपा चली गई है। 7 उपचुनाव आप हार चुके हैं। अब ये रोड शो किसका जश्न मनाने के लिए कर रहे हैं आप? देखिए चंद्रशेखर जी, जी, जहां तक रोड शो की बात है तो मैंने कहा था कि अमित शाह जी हमारे देश के गृह मंत्री हैं, पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और बहुत लंबे अरसे के बाद वो राजस्थान आ रहे हैं। तो जब राजस्थान आ रहे हैं तो पार्टी की जो विभिन्न क्षेत्रों के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता, उनकी एक इच्छा रहती है कि उनका स्वागत किया जाए। तो उसी क्रम में ओपन स्पेस में जो 11 किलोमीटर, कहीं कोई 40,000 की कोई गैदरिंग नहीं हो रही कि एक व्यक्ति गैदरिंग हम कर रहे हैं। आप देखिए 11 किलोमीटर के लंबे दायरे में छोटे छोटे टुकड़ियों में 100 लोगों की टुकड़ियां होंगी, वो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उनका स्वागत करेगी। आप इसकी तुलना 2 लाख लोगों की रैली से नहीं कर सकते हैं। और इससे भी जो चंद्रराज सिंघवी जी कह रहे हैं कि जो रैली कर रहे हैं आप, सतीश पूनिया जी वहां से ले आए हैं अमित शाह को ये बता के कि वसुंधरा राजे ने जो देवदर्शन यात्रा की है उसका तोड़ आपके पास नहीं है राजस्थान में। देखिए चंद्रशेखर जी, वसुंधरा जी हमारी सम्मानित नेता है, प्रदेश की 10 साल तक मुख्यमंत्री रही है, वर्तमान में पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। अब रहने रोड शो में रहेंगी, वो भी उसमें रोड शो में रहेंगी। तो वो तो हमारी ही नेता है। अब ये कांग्रेस वाले बार बार कहते हैं कि साहब आप उनको माइनस कर दो, हम क्यों माइनस करेंगे, उनको बताइए आप। जब वो पार्टी की नेता है, पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, पार्टी की जननेता है, तो नहीं कर रहे सर, माइनस आप करने वाला तो प्रश्न ही होता है। कांग्रेस तो क्या दोहरी बातें करती है, एक बार तो कहते हैं आपके पास कोई नेता नहीं है, आशीष जी आपके नेता कर रहे हैं, कांग्रेस को क्या लेना देना? तो कांग्रेस जी, आशीष जी कांग्रेस को क्या लेना देना? वसुंधरा राजे को आप रखो मत रखो, ये तो आपका घरेलू मामला है, लेना देना नहीं है। हाँ। मेरी बात सुनिए चंद्रशेखर जी, अभी वरुण जी ने बोला था कि आप उनको माइनस कर दे, तो हम माइनस क्यों करेंगे वसुंधरा जी को? हमको माइनस करना ही क्यों है? अच्छा, आपको लगता नहीं है मतलब कि नहीं कर रहे माइनस? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि आप माइनस करें तो हम माइनस क्यों करें? एक तरफ तो ये कहते हैं आपके पास एक ही नेता है, दोबारा कांग्रेस के नेता कहते हैं आपके पास 13 मुख्यमंत्री हैं। तो पहले आप अपनी राय तो स्पष्ट कीजिए। आप दो बातें कर रहे हैं, एक बार तो कह रहे हैं आपके पास एक ही नेता, एक बार कहते हैं आपके पास 13 मुख्यमंत्री। तो दोनों बातें साथ में चल नहीं सकती हैं। आप देखिए वसुंधरा जी भी रोड शो में रहेंगी और लोग उनका स्वागत करेंगे। आप इसकी तुलना 2 लाख की रैली से नहीं कर सकते हैं। देखिए, लेकिन रैली तो आप कर रहे हैं, वो रोड शो कर रहे हैं, आप रोड शो कर रहे हैं, वो रैली कर रहे हैं, लेकिन जनता के खतरे से अनजान होकर कर रहे हैं। चंद्रराज सिंघवी जी, जनता देखिए जी, चंद्रराज सिंघवी जी देखिए, दोनों ही पक्ष मानने को तैयार नहीं है। मत में नहीं है, सुनिए आप। अरे भाई, एक बात, आपको वसुंधरा जी की रैली में कोई शिकायत नहीं थी तो आरएसएस के कार्यकर्ता रैली में भाग क्यों नहीं लिया? उनके होर्डिंग पोस्ट पे क्यों नहीं लगे? आप सिर्फ फूल को क्यों छिका रहे हो? इसको स्वीकार करो कि आपका स्थानीय नेतृत्व वसुंधरा से भयभीत है, उससे परेशान है, और उसके सामने जवाब देने के लिए उसकी 54 बराबर आदमी आपके पास नहीं है। उसको कंपेंसेट करने के लिए आपने प्रोग्राम किया है। ये सम्मेलन बाद में भी हो सकता था, पहले भी हो सकता था। यूजलेस स्टॉक से जनता को बरगलाओ मत। भाजपाइयों सुन लो, तुम कितना भी झूठ बोलो, आप सिर्फ फूट को छिपा नहीं सकते। और अगर अमित शाह में दम है तो आगे ये फूट दिखावे, कह दे बंद पर कि वसुंधरा भी हमारी बराबर की नेता है, कह देगी वो भी मुख्यमंत्री करता है, कह देगी वो भी दावेदार है। नहीं कहेंगे, छुपाएंगे। इस मजबूरी के लिए आपको नया फास्टर बनना पड़ेगा जनता के सामने। और कांग्रेस वालों, तुम कहते हो महंगाई, अरे महंगाई हिंदुस्तान जानता है। तुम्हारे 1 लाख 2 लाख आदमी से कोई महंगाई की बात चुपती है क्या? 130 करोड़ जानते हैं महंगाई है, पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, जनता परेशान है, भुखमरी है। तुम्हारी रैली से क्या प्रमाणित होगा? बिना रैली के भी स्वीकृति है। सोशल मीडिया पर आइए ना, कहिए ना जनता को, क्यों जनता को बखला रहे हो? अपनी कमजोर पार्टी के कमजोर हिस्से की ताकत को आप कौन सी नौकरी की बात कर रहे हो? क्या कहना चाहते हो तुम?
क्या दुनिया को मालूम नहीं है? 132 करोड़ नहीं जानता कि महंगाई है, पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, जनता परेशान है, भुखमरी है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। तुम्हारे जयपुर के 2 लाख लोगों के जानने या नहीं जाने से कोई फर्क पड़ता है? दोनों रेलियां यूजलेस, निरर्थक, प्रयोजनहीन और बेसलेस होली है, दोनों की जरूरत नहीं है। अब आशीष चतुर्वेदी जी, पहले आप चंद्रराज सिंघवी जी के सवालों के जवाब दे दीजिए, फिर वरुण पुरोहित से लेंगे। नहीं, मुझे लगता है कोई जवाब देने की जरूरत है नहीं। देखिए, जो बोल रहे हैं वो एक राजनीतिक समीक्षक हैं, उनका एक अपना ओपिनियन है। मुझे लगता है उन्होंने ऐसा कोई विशेष प्रश्न उठाया नहीं है। जहां तक लीडरशिप की बात है, मैं बहुत स्पष्ट कर चुका हूं। वसुंधरा जी जो है भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं, 10 साल मुख्यमंत्री रही हैं, वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई चर्चा करने की आवश्यकता है नहीं इस पे। कमाल कर रहे हैं आप। लेकिन तो मैं आपकी बात जरूर कर चंद्रशेखर जी, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि राजस्थान में जो स्थितियां हैं वो पिछले 1 महीने में थोड़ी सी कोरोना को लेकर के गंभीर हुई हैं। अगर हम बात करें राजस्थान में, तो 25 अक्टूबर के आसपास राजस्थान में डेली अगर बात करें तो 1-2 केसेस आते थे, आज वो बढ़कर के 25 केसेस हो गए हैं। और एक्टिव केसेस की बात करें जो 30 के अंदर थे, वो आज 200 के पार हो गए हैं। तो निश्चित रूप से जो भी राज्य सरकारें हैं, जिसकी भी सरकार है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जो भी कोविड प्रोटोकॉल के नियम आपने तय कर रखे हैं, आप उसकी पालना करवाइए। आप देखिए चंद्रशेखर जी, अरे सर, पालना वालना की बात तो बेकार हो जाती है जब आप रैली और रोड शो कर रहे हो। मेरी बात तो सुनिए। तो चंद्रशेखर जी देखिए, जब से ये ओमिक्रॉन का वेरिएंट की खबरें आ रही है, तब से अलग अलग राज्य सरकारों ने अपने अपने एयरपोर्ट से लेकर के जो है विशेष सावधानियां बरतने का काम किया है। भाई इंटरनेशनल अगर आप आ रहे हैं ट्रेवल करके, तो आपकी ट्रेवल हिस्ट्री चेक की जा रही है, प्लस आपको आरटीपीसीआर नेगेटिव होने के साथ ही जो फॉरेन से आ रहा है उसका तत्काल आरटीपीसीआर भी किया जा रहा है। राजस्थान में गाइडलाइन बनी हुई है बहुत दिनों से कि जो भी राजस्थान के बाहर से एयर ट्रेवल में आ रहा है, या तो उसके पास कोविड जो वैक्सीनेशन है उसकी एटलीस्ट 1 डोज होनी चाहिए, 72 आवर का आरटीपीसीआर नेगेटिव होना चाहिए। आप जाकर के एयरपोर्ट पे चेक कीजिए, कोई व्यवस्था नहीं है। कल रात का मैं इंसिडेंट बताता हूँ, कहीं कोई चेक करने वाला नहीं है। तो बेसिकली जब एक तरफ तो राज्य बोलते हैं कि केंद्र सरकार एसओपी जारी करे, दोबारा ये बोलते हैं कि साहब हमको स्वायत्ता देनी चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से राज्यों को स्वायत्ता मिलनी चाहिए, क्योंकि हर राज्य की जो स्थिति वो अलग है। केरल की अगर हम बात करें तो वहाँ 5000 केस आ रहे हैं, तमिलनाडु में 750 आ रहे हैं, राजस्थान में कम आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कम आ रहे हैं। तो सब राज्यों को अपनी अपनी जिम्मेदारी बनानी चाहिए और नियम लागू करवाने चाहिए, लेकिन ये करते नहीं है ना। आप देखिए कि मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत जी हैं, इन्होंने एक बड़ा आज से साल भर पहले एक बड़ा सा अजीब सा निर्णय लिया, जब पूरे देश में था कि कोरोना के कारण अगर आप स्टेट में एंटर करेंगे तो आपको स्टेट में एंटर नहीं कर पाएंगे। ये मुख्यमंत्री वो हैं जिन्होंने कोरोना काल में ये तय कर दिया कि आप स्टेट छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि सचिन पायलट जी के लोग छोड़ के बाहर जा रहे थे। तो आप इस तरह से अगर राजनीतिक रूप से निर्णय करेंगे कोरोना को बीमारी को लेकर के, तो फिर आप प्रदेश का भला नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री तो तारीफ करते हैं कि एक मुख्यमंत्री ऐसा है जिसने सही काम किया है कोरोना में। देखिए चंद्रशेखर जी, ये जो एपिसोड है ये तब का है जब कोरोना प्रारंभी हुआ था, और उस टाइम उन्होंने कोई विशेष राजस्थान की तारीफ नहीं की। उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों को कहा था कि सारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अच्छे कार्य कर रहे हैं, इसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भी बात थी। आप देखिए तो वही किस्सा हो गया कि आप सर अभी 8 महीने 6 महीने भी नहीं गुजरे। बात तो कंप्लीट करने दीजिए चंद्रशेखर जी। चंद्रशेखर जी, ये तो वही किस्सा हो गया कि आप पहली क्लास में किसी बच्चे की तारीफ कर दें, अब बच्चा जो है आगे बढ़ के बार बार फेल होता रहे और बच्चा बार बार गिनाता रहे कि टीचर ने तो मेरी फर्स्ट क्लास में तारीफ की थी। तो ऐसे चलता नहीं है। वर्तमान में हमने देखा जब कोरोना की सेकेंड वेव आई थी तो राजस्थान में क्या हाल था। ऑक्सीजन की कमी थी, बेड की कमी थी। RUHS जो गवर्नमेंट का डेडिकेटेड हॉस्पिटल है, वहां पे आपको बेड के लिए रिश्वत देनी पड़ती थी। बच्चे ने तो स्कूल ही फेल करवा दिया पूरा। बच्चे ने तो स्कूल ही फेल करवा दिया, प्रिंसिपल भी और टीचर भी दांतों तले उंगली दबा गए, अगर आप बच्चे की बात कर रहे हैं तो। हालांकि अशोक गहलोत बच्चे की आप जो उपमा दे रहे हैं उनको दे नहीं सकते, लेकिन उन्होंने टीचर प्रिंसिपल को बर्खास्त करवा दिया दिल्ली तक जाके। वरुण पुरोहित जी, सवाल इस बात पर है कि सामाजिक जिम्मेदारियां राजनीतिक दल कब तय करेंगे, और क्या जनता ही सब चीज की दोषी है? देखिए चंद्रशेखर जी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो केंद्र की सरकार होती है उसकी होती है, नंबर 2 पे राज्य सरकारों की होती है। अभी भाजपा के साथी की बात सुना रहा था, खुद ही कंफ्यूज है, इनको कुछ पता नहीं किसका क्या बोलना है, किसका क्या एग्जाम्पल देना। आप मुझे बताइए
ये अमित शाह जी अगर इतने ही इनकी शुचिता है, राजनीतिक शुचिता है, तो अपनी क्यों नहीं रद्द कर देते दौरा? आप जो आपकी कमेटी की बैठक है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर लीजिए। अगर आप इतने ही प्रिंसिपल वाले हो, आप दिल्ली से बैठे बैठे कर लो 400 आदमी की मीटिंग। पर ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा, मैंने फिर बिहार चुनाव, पुरानी बातें हैं, कोविड की बात कर रहे हैं इसलिए दोबारा कर रहा हूँ। बिहार चुनाव में सारी पार्टियां बंद थी। बिहार चुनाव की सबसे पहले रैलियां चालू कर दी भारतीय जनता पार्टी ने, गांव गांव करी थी। पूरा देश ने उसको क्रिटिसाइज किया था। आप मुझे बताइए, ओमनी कोरोन नया जो वेरिएंट आ गया, तो क्या थाली कटोरे की जगह भगोने कटोरे बजवाओगे? क्या बजवाओगे आपने क्या तैयारी की? राज्य सरकारों ने कर ली, तो राज्य सरकारें तो करेंगी। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट अभी लागू है 31 दिसंबर तक। तो राज्य सरकार कहेंगी एसओपी अपने राज्यों के हिसाब से कि इसमें चेंजेस करिए। हमारे राज्य, सारा कंट्रोल केंद्र सरकार के हाथ में। संसद ऑनगोइंग है, लोकतंत्र में पार्लियामेंट सुप्रीम होती है, संसद ऑनगोइंग है। आप सांसदों को निलंबन कर रहे हो। आपको कोई प्रॉब्लम थी, एक दिन का निलंबन करके वापस लाते, इमरजेंसी की पोजीशन है, संसद में डिस्कशन करते, संसद में सारी बात करते। आप किसान बिल तो 5 मिनट में विदाउट डिस्कशन वापस ले लेते हो। संसद की गरिमा कहां रखते हो आप? लोकतंत्र को तो रखना ही नहीं चाहते हो। और लोकतंत्र में चुनाव नहीं होगा। अब मैं आ रहा हूं जनरल बात, यूनिवर्सल बात, कोई भी पार्टी हो, लोकतंत्र में चुनाव नहीं होगा तो जो सरकारें होंगी वो तानाशाह हो जाएंगी। आम जनता कहां जाएगी? अपना धरना प्रदर्शन नहीं करेगी, अपनी आवाज नहीं उठाएगी। तो आप मुझे चाहे राजस्थान सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, मैं इनकी हिम्मत नहीं है कांग्रेस का खुद की पार्टी लेने का नाम। मैं सारी पार्टियों को नाम ले रहा हूं। आज मान लीजिए कि मेरे को प्रॉब्लम है, मैं कहा जाऊंगा अगर आज आप लगा दो कोविड प्रोटोकॉल, और राज्य सरकार के मंत्री होंगे, अधिकारी होंगे, केंद्र सरकार के मंत्री अधिकारी होंगे, वो सब जाने को छूट है उनको, और आम जनता जगह जगह परेशान होती है। ये तो पूरे देश की कहानी हो रही है। कोविड की आड़ में लोकतंत्र को कुचला जा रहा है जिन सरकारों के पास सत्ता है। तो ये तो आप देखिए, रैली तो होनी चाहिए। और मैं कह रहा हूं आम जनता के धरने प्रदर्शन पे रोक हटनी चाहिए। इनकी रैलियों से, कांग्रेस और बीजेपी से हटा करके आप यूनिवर्सल बात करिए। अगर आज आम आदमी 50 या 100 की परमिशन दे दीजिए, आम आदमी को आप परमिशन दीजिए। अगर ये कोई भी नेता हिंदुस्तान में रैली या प्रदर्शन रोड शो करता है, तो आम आदमी को छूट होनी चाहिए कि वो भी 50 या 100 की तादाद में जाके अपनी समस्या ले जाके कर सकता है। ये लोकतंत्र को कुचल रहे हैं कोरोना की आड़ में पूरे देश के अंदर। उसको तो अभी हाईकोर्ट में आम आदमी हाईकोर्ट में केस लगाया PIL, उसका भी निर्णय आना बाकी है। और इतने ही शुचिता आप रद्द कर दो अपने रोड शो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कांग्रेस के ऊपर दबाव हो जाएगा, रैली रद्द करनी पड़ेगी कांग्रेस को। आप कुछ करना नहीं चाहते हो, कांग्रेस के ऊपर दोष मंडना चाहते हो। वरुण जी, आम आदमी की तो शादी हो रही होती है और दूल्हे को पुलिस पीट देती है जाके कोरोना के चलते। आम आदमी की छोड़िए, आम आदमी को तो हेलमेट भी चेक किया जाता है, कार वाले का तो सीट बेल्ट भी चेक नहीं की जाती। 50 चीजें हैं। चंद्रा सिंघवी जी, सबसे बड़ी बात ये जानना चाहेंगे, ये जो रोड शो हो रहा है इसके क्या मतलब, इससे बीजेपी को कितना फायदा होगा? बीजेपी का फायदा ये होगा कि बीजेपी को एक अवसर मिलेगा आपसी फूट मिटाने का। अगर अमित शाह आगे फूट नहीं मिटाते हैं तो बीजेपी का कोई फायदा नहीं है, रैली जीरो है। आप कांग्रेस की बात करो। अभी मेरे को एक आदमी, किसी पार्टी का वक्ता, मुझे वो कांग्रेस राजनीतिक समीक्षक बता रहा था, उससे कहो कि जब तुम्हारी पार्टी के बड़े से बड़े नेता कांच की बोतल में दूध डालकर रबड़ की बींटी लगा पीते, सबसे राजनीति में हूँ, तुम मुझे समीक्षक क्या करके बात को नजरअंदाज क्यों कर रहे हो? तुम पैदा नहीं हुए थे, सबसे मैं इलेक्टेड आदमी हूँ, 2 बार कैबिनेट मंत्री रहा हूँ, बीजेपी का राष्ट्रीय महासचिव रहा हूँ, कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव रहा हूँ। क्या किसको समझा रहे हो? मेरी बात को कमजोर करने के लिए झूठ मत बोलो, स्वीकार करोगे रैली बेकार है। कोई अमित शाह के आने का अर्थ नहीं है, कोई अमित शाह के आने का औचित्य नहीं है। नरेंद्र मोदी का एक शब्द तुम्हारी रैली से ज्यादा प्रभावशाली होता है। उससे ज्यादा महान आदमी 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दी। अशोक गहलोत को अपनी तारीफ की बड़ी है, क्यों नहीं बोलता अशोक गहलोत? क्या धन्य है मोदी जी, आपने 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दी। अपनी तारीफ करते हो, झूठे बोलते हो, छबे जी बनने जाते हो। क्या कहोगे इस रैली में? कांग्रेस को बताओ मुझे क्या कहोगे? कहोगे महंगाई है, देश जानता है। कहोगे कि यहाँ पर पेट्रोल के भाव बढ़ गए, देश जानता है। क्या नौजी तेरा करोगे? क्या नहीं बात करोगे? केवल अशोक गहलोत को सोनिया गांधी की प्रशंसा करके कसीदा पढ़ने का मौका दोगे। ये पूजा है, इसीलिए मैं कहता हूँ ये भक्ति है, व्यक्ति भक्ति है। इस रैली का अर्थ यही है कि सोनिया के नजदीक जाने का एक प्रयास अशोक गहलोत को मिलेगा। सचिन की बल की लोकप्रियता को बैलेंस करने का प्रयास मिलेगा। कांग्रेस को इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। वही मैंने बढ़ा दिया, लेकिन ये मानेंगे नहीं, क्योंकि फैसला ले चुके हैं, फैसला कर चुके हैं। होने दो रैलियां, होने दो लोगों को, होने दो कोरोना, होने दो डेंगू, बाद में जनता रोएगी। लेकिन रैली के अंदर भी अगर कोरोना के नियमों का पालन होता है, यही बहुत बड़ी बात होगी। डेंगू के खिलाफ युद्ध चल रहा है,
कैसे कैसी बीमारी आ रही है, इनको रैली की बड़ी है। एक दूसरे का सहयोग करने का शर्म नहीं है इनको? क्यों नहीं एक दूसरे का सहयोग करती है पार्टियां? रास्ता इस पे एक सहयोग होना चाहिए, सहयोग करती नहीं है। आलोचना के नाम पर आलोचना, विरोध के नाम पर विरोध, अर्थहीन विरोध, अर्थहीन आलोचना, यही इन पार्टियों का कर्तव्य है। इसलिए समीक्षक नहीं, सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन स्टेट का, उसके नाते कहता हूँ अपनी हैसियत और अपनी औकात को आप बढ़ाओ मत, अपनी अपनी कमजोरियों को छिपाओ मत। इन रैलियों से आपके ऊपर मुलम्मा नहीं चढ़ जाएगा, आपकी कमजोरियां छिप नहीं जाएगी, आपकी फूट मिट नहीं जाएगी। व्यक्तित्व को गिराने और व्यक्तित्व को बढ़ाने का ये एक्सपेरिमेंट असफल होगा, कांग्रेस में भी असफल होगा और भाजपा में भी असफल होगा। वरुण पुरोहित जी, अब आप चंद्रराज सिंघवी जी की बात को बहुत स्पष्ट करना होगा आपको। देखिए, वो जो कहा है मुलम्मा नहीं चढ़ा सकते रैलियां करके, और उन्होंने ये भी कहा है कि रैलियां करने से ज्यादा बीजेपी के लिए भी कहा है कि प्रधानमंत्री के 2 शब्द महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए, मैं जानता हूं सिंघवी साहब को, बचपन से पैदा हुआ जब से, सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियंस हैं। अब आशीष जी ने नहीं जानते होंगे तो ऐसे टिप्पणी कर दी, उसके लिए आशीष जी को क्षमा मांग लेनी चाहिए अपने बड़ों से। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, लोकतंत्र है, मैंने कहा लोकतंत्र है, रैलियां धरने प्रदर्शन हमारे कानूनी रूप से अलाउड है। कानून में अगर आप नहीं करोगे तो आप लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रहे हो। आप अगर महंगाई पे आवाज नहीं उठाते हो तो अभी सारे दल, सारा मीडिया कह देगा कांग्रेस तो कर ही नहीं रही, कांग्रेस तो कर ही नहीं रही। और महंगाई पे रैली करना आवश्यक है, मैं कह रहा हूं पूरे देश में होना चाहिए। धरने प्रदर्शन रैला, ये जो 7 साल से नरेंद्र मोदी जी की ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार है, कुचल रही है आम आदमी को, पूंजीवाद की प्रवर्तक सरकार है। आप मुझे बताइए, रोटी रोजगार पे जवाब नहीं देते। अगर प्रधानमंत्री जी का एक शब्द काफी है तो प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं महंगाई पे बोलते? एक बार प्रधानमंत्री जी ने महंगाई पे एक शब्द का बोला हो तो मुझे बताइए। प्रधानमंत्री जी को स्पष्ट बोलना चाहिए, महंगाई एक दिन में 2 दिन में कम करूंगा, नहीं कर सकते क्योंकि पूंजीवादियों की प्रवर्तक सरकार है। आम आदमी को कैसे कांग्रेस छोड़ देगी कुचलने के लिए, मरने के लिए? आप मुझे एक बात जवाब दीजिए इस बात का। देखिए वरुण जी, चंद्रराज सिंघवी जी जो पूछ रहे हैं वो ये है कि दौर राजनीति में आता है जाता है, और एक नया दौर शुरू होने की कवायद राजनीति में चल रही है राजस्थान में कांग्रेस में, और ये स्वीकारना होगा कि दौर बदलेंगे, एक जगह कोई स्थायी नहीं रहेगा। तो जो चंद्रराज सिंघवी जी कह रहे हैं कि राजस्थान में इस बदलाव के परिवर्तन को कांग्रेस को स्वीकार करना होगा। देखिए, कांग्रेस की बात नहीं, पूरे देश में राजनीतिक बदलाव हो रहे हैं, और राजनीति वैसे भी क्षणभंगुर होती है, किसी का पता नहीं होता रात को 12 बजे कौन बन जाएगा, कौन 12 बजे। आज से नहीं, हजारों साल से राजनीति का नेचर यही होता है। आप मुझे बताइए, कांग्रेस का ट्रांसफॉर्मेशन तो केंद्र से ही चल रहा है। पंजाब में परिवर्तन हुआ, राजस्थान में भी होगा। अशोक गहलोत जी भी हमेशा नहीं रहेंगे, और कोई सचिन पायलट जी भी हमेशा नहीं बनेंगे, कोई नया नेता आ सकता है, नई ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो राजनीति का स्वभाव है, नेचर है राजनीति इटसेल्फ है। जहां तक बात है लोकतंत्र की बात मैं कर रहा हूँ, संसदीय प्रणाली लोकतंत्र प्रणाली है, क्यों नहीं करेगा विरोध? आदमी कैसे घर में बैठ जाएगा? आम आदमी जब परेशान है, 80 करोड़ आदमी को भुखमरी के कगार पे, ये कहते हैं उनको आप भीख में दे रहे हो क्या अनाज? 80 करोड़ आदमी को आपने भुखमरी में डाल दिया। आप ये कह रहे हो कि सत्ता, वो आम आदमी क्या करेगा जिसको पेट में अनाज नहीं है? आप 80 करोड़ अपने पास से पैदा करके लाए हो, आपने गरीबी बढ़ा दी। आज 80 करोड़ आदमी मोहताज है अनाज लेने के लिए। वरुण जी, हाँ चंद्रराज जी कुछ कह रहे हैं आप? हाँ देखिए, बिल्कुल मैं एक बात कह रहा हूँ जी, जो बात अगर आप रैली करो नई बात कहो, जो घिसी पिटी बात क्या कहते हो? क्या देश की जनता नहीं जानती कि पेट्रोल के भाव बढ़ गए? क्या देश की जनता नहीं जाएगी महंगाई है? क्या देश की जनता जाएगी पहली जिम्मेदारी केंद्र की है? आप नई बात क्या कह रहे हो? रैली में आओ तो नई बात करो, क्या समथिंग न्यू, नया प्रस्ताव दो। क्या राजस्थान की जनता नहीं जानती है कि जहाँ भी सचिन जाता है हजारों की संख्या में गाड़ियां पीछे हो जाती है? क्या आपके सुबह में छुप जाएगा ये तथ्य? क्या प्रदेश की जनता नहीं जानती है कौन लोकप्रिय है, कितना लोकप्रिय है? क्या इस रैली की आड़ में लोकप्रियता का मापदंड परिवर्तित करने का प्रयास नहीं है? आप जवाब दीजिए मेरे को। अब मैं आपका सब, मैं तो कांग्रेस में 30 साल रहा हूँ, मैं कांग्रेस के प्रति मेरा उतना ही झुकाव है जितना भाजपा के प्रति है। पर सत्य पर तो आओ, इस रैली की जरूरत कब होती है जब आप इस वक्त कहते कि कांग्रेस की आपसी फूट मिटाने के लिए हम कांग्रेस का सम्मेलन कर रहे हैं और हम एकता करेंगे, तब तो कारण समझ में आता। कारण बता दो केंद्र की असफलता का, और काम कर रहे हो अपनी पार्टी की फूट मिटाने का। वाई यू आर हैविंग डबल स्टैंडर्ड? यही भाजपा कर रही है। परेशान तो वसुंधरा के कारण एक संघ का आदमी गया नहीं, एक कार्यकर्ता गया नहीं, कहीं जिंदाबाद के नारे लगे नहीं। अब यहाँ पर जब रैली कांग्रेस में होती है, जहाँ जाता है सचिन तो जिंदाबाद के नारे लगते हैं, तो कोई तो तरीका निकालो। तो
और किसी का नहीं, चलो प्रियंका जिंदाबाद हो जाएगी, राहुल जिंदाबाद हो जाएगा, लेकिन इससे सचिन का संतुलन नहीं मिटेगा, लेकिन वसुंधरा का नहीं मिटेगा। वसुंधरा सत्य रैली करेगी, उसके चाहने वाले चाहेंगे, हिम्मत है तो कहे आगे अमित शाह कि हम 2 बार से ज्यादा किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। कहने की हिम्मत नहीं है, टकराने की हिम्मत नहीं है, चाहते है नहीं, मजबूरियां हैं। और आजकल तो मोदी जी गलत कर रहे हैं, हाथ पकड़ के चाहते जिसको स्पीकर बना देते हैं, कान पकड़ के चाहते जिसको मुख्यमंत्री बना देते हैं, चाहते जिस मंत्री को हटा देते हैं, 40 मंत्री बदलते हैं, लोकतंत्र की परवाह करते नहीं है। अपनी अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए ये रैलियों का दौर है, इसको टोटल रिजेक्ट कर देना चाहिए। आशीष चतुर्वेदी जी, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मान लीजिए रोड शो होता है तो क्या आप समझते हैं कि ये प्रदेश संगठन के खाते में काउंट हो जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ही रोड शो हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के नेता इसमें शामिल होंगे और कार्यकर्ता इनका स्वागत करेंगे, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के खाते में ही शामिल होगा। मुझे लगता है इसमें तो किसी को संशय नहीं, कोई विवाद का विषय भी नहीं, किसी खाते में शामिल होगा, किसी खाते में शामिल नहीं होगा। संशय ये है कि जो परफॉर्मेंस रही है वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष की, वो उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं रही है। और अगर आप देखेंगे, गौर करेंगे कि अगर राजस्थान में बीच में एक दौर ऐसा था कि संगठन महामंत्री नहीं था राजस्थान में, अगर ये संगठन महामंत्री नहीं होता और पूनिया अध्यक्ष होते उस समय, तो और ज़्यादा स्थितियां गंभीर हो जाती। आशीष चतुर्वेदी जी। नहीं, देखिए आप चंद्रशेखर जी जो बात कर रहे हैं, अभी हमारे जो पंचायत के चुनाव भी चल रहे हैं, 4 जिलों के बाकी हैं, 29 जिलों में पंचायत के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। आप देखिए इन 29 जिलों में भारतीय जनता पार्टी के 15 जिला प्रमुख हैं, कांग्रेस के जो है 11 जिला प्रमुख हैं और बाकी 3 जगह निर्दलीय हैं। तो आज भी हम पंचायत चुनाव में कांग्रेस से बढ़त लिए हुए हैं। सर, पंचायत में जिला प्रमुख बना के विधानसभा में जाएंगे क्या आप? नहीं, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात नहीं, पंचायत सर बार बार देखिए आशीष जी, आप ले देके पंचायत का उदाहरण देते हैं, सरपंचों को लेके विधानसभा जाएंगे क्या? जिला प्रमुखों को लेके जाएंगे क्या? अपनी सबसे आर्गुमेंट कर रहे हैं बिना बात ही, आप सुनना चाहते नहीं है। अभी जो उपचुनाव हुए थे उसमें पार्टी ने स्पष्ट कर दिया था हम किसी परिवार के लोगों को टिकट देंगे नहीं। उस कारण से जो है हमको थोड़ा नुकसान हुआ, लेकिन ये सब स्थितियां 2023 के चुनाव में नहीं रहेगी। 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, ये कितना भी इनके वो हों, चाहे सचिन पायलट जी मिल जाएं, चाहे अशोक गहलोत जी मिल जाएं, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। कांग्रेस एडी से चोरी का जोड़ लगा ले, ये 50-60 से ज्यादा सीटें क्रॉस कर नहीं पाएंगे। ये स्थिति है। चंद्रा जी, मजेदार बात कर रही है जी। एक मिनट, मैं इनकी बात सुन चुका हूँ और आप चाहते हो प्रश्न पूछना चाहते हो, मैं समझ चुका हूँ, तुमका जवाब बिना पूछे दे देता हूँ जी। 2003 के पहले 1952 से 2003 तक 57 ऐसी सीटें थी जिनमें भैरू सिंह शेखावत एक भी सीट नहीं जीत सका। 2003 में हमने फॉर्मूला 57 दिया, उसमें जो 29 सीट हम लाए, तब जाके भाजपा की सरकार बनी। अब ये कहते हैं कि वो 57 सीटें कौन सी थी, मैं बता रहा हूँ, वो जाट बाहुल्य सीटें, वो गुजर बाहुल्य सीटें थी। वो 70 सीटें आज भाजपा कैसे खाते में मान रही है, कहा जाएगा बहुमत? आप सचिन को बढ़ावा चाहिए मिनिस्टर, भाजपा 50 का आंकड़ा पार नहीं कर सकती। मुझे बताओ, मुझे प्रूव करो कैसे लाओगे आप सीटें? मारवाड़ में 40 में से 6 सीट लाया कांग्रेस, आप लाइए सचिन को 15-20 सीट आएगी, सीटें टूटेगी। कांग्रेस कमजोर है, भाजपा भारी है, मगर चक्कर है कांग्रेस का, जब तक किसान के हाथ में आ गया तो भाजपा को छठी का दूध याद आएगा। पर कांग्रेस आपके लिए भी आसान खेल नहीं है। भाजपा का शहरी कौन तगड़ा है, मैं बढ़िया ठाकुरों की भाजपा की पार्टी पर अब ओबीसी ने देश में कब्जा कर लिया है, 64 मंत्री ओबीसी के हैं, उसका मूल आधार टूट चुका है। दोनों तरफ कमजोरियां है, दोनों तरफ घाटा है, इसलिए कोई बोलता है कि भाजपा बहुमत ले ही आएगी, ये ठेकेदारी नहीं है। हाँ, अगर सचिन के अलावा कोई और तरह का आदमी आया मुख्यमंत्री तो भाजपा को प्रॉब्लम नहीं है। वो पहले भी 56 पर आ चुके हैं, 23 पर आ चुके और आ जाएंगे। मगर अगर सत्ता परिवर्तन हुआ, कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन हुआ, तो भाजपा वालों को मैं कह रहा हूँ, मैं भाजपा का बहुत बड़ा समर्थक रहा हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर कांग्रेस को हराकर बहुमत लिया था। जब भैरू सिंह ने मुझे फोन पर कहा तुम 90 सीट नहीं ला सकते, तो मैंने कहा 120 आएगी और 120 आई। आज मैं कह रहा हूँ अगर कांग्रेस में सत्ता परिवर्तन हो गया और किसान नेतृत्व आ गया, तो आप मान के चलो भाजपा वालों, आपकी आपसी फूट और वसुंधरा की नाराजगी और आपका फेलियर, आप कहते हो प्रदेश का अध्यक्ष फेलियर है, इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष आज तक इतना फेलियर राष्ट्रीय अध्यक्ष
भाजपा का कभी नहीं आया। मेरे को अभी एक टाइम लिखा, मेरे पास प्रधानमंत्री जी का आदेश आया, मेरा फोन नंबर है कि आप एक बार इससे मिल लो, नड्डा से मिल लो। मैंने कहा नड्डा जी मेरे को आदेश तो मिलना पड़ेगा। तो नड्डा जी मुझे पूछते हैं आपका लेवल क्या है। मैं कहा तुम बताओ तुम्हारा लेवल क्या है। मैं तो 12 साल का राष्ट्रपति के साथ बोला हूँ, 14 साल का जवाहरलाल के साथ बैठा हूँ। इन भाजपा वालों में अहंकार है, अपनी योग्यता का जबरदस्त मापदंड कर लेते हैं, दूसरों के योग्यता गुणों को स्वीकार नहीं करते हैं। अहंकार की पीड़ित भाजपा और गलतफहमी की शिकार कांग्रेस दोनों खतरे में है। जनता क्या करेगी जनता जानती है, न मैं जानता हूँ, न आप जानते हो, न कांग्रेस जानती है, न भाजपा जानती है। आशीष चतुर्वेदी जी, जो चंद्रराज सिंघवी आकलन कर रहे हैं, जो विश्लेषण कर रहे हैं, उससे आप कितना सहमत है और कितना असहमत है? देखिए 2018 का जब चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी 73 सीटों के साथ जीत के आई है। और ये वो पॉकेट है जहां पे अगर हम बात करें, अजमेर जिले की बात करें, भीलवाड़ा जिले की बात करें, पाली जिले की बात करें, जालोर की बात करें, सिरोही की बात करें, झालावाड़ की बात करें, कोटा की बात करें, बूंदी की बात करें, पार्टी का गंगानगर की बात करें, हनुमानगढ़ की बात करें, बीकानेर की बात करें, पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया है। निश्चित रूप से पूर्वी राजस्थान का एक बेल्ट था जिसमें हमने बहुत कमजोर प्रदर्शन किया, चाहे भरतपुर की बात करें, चाहे धौलपुर की बात करें, चाहे सवाईमाधोपुर की बात करें, करौली की बात करें, दौसा की बात करें और सीकर देखो जिलों के नाम लेने से तो मेरी बात सुनिए, मैंने नाम नहीं ले रहा हूँ, आप क्या समझ नहीं पाएंगे चंद्रशेखर जी। आप बताइए चंद्रराज जी समझ रहे हैं, चंद्रराज जी समझ रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि मैं तो समझ रहा हूँ अच्छी तरह। आप विधानसभा बार चर्चा कर लीजिए मुझसे। तो चंद्रराज जी आप समझ रहे हैं, चंद्रराज जी आप समझ रहे हैं जिलों की परमिशन, जिलों की जो नाम है। मैं समझाता हूँ जिलों की बात। हाँ, मारवाड़ के अंदर टोटल 40 सीटें हैं, 38 और नागौर मिला के 40 सीट। मुझे 6 सीट कांग्रेस की लाई भी बता दो, वो भाजपा जनता पार्टी की है। तो मैंने इन जिलों का नाम नहीं लिया, अब मैं लेता हूँ नाम। नागौर, चूरू, झुंझुनू, भरतपुर, अलवर, दौसा, सवाईमाधोपुर, करौली, इन जगहों पर कई जगह भाजपा का खाता नहीं खुलेगा, खाता अकाउंट नहीं खुलेगा। अब गलतफहमी में कोई है तो मैं इसका क्या करूँ, आप भुगतो। आप मुझे बताइए पूर्वी राजस्थान में भाजपा ने कितनी सीटें जीती और कितनी हारी? यानी पूरे पश्चिम का झगड़ा है। अब पश्चिम में झगड़ा होगा, जैसे ही 4 नेतृत्व तक कांग्रेस का आएगा तो पश्चिम का घाटा पूरा हो जाएगा। आज सचिन ने बाड़मेर के अंदर हिमाराम को लेकर बाड़मेर से पूरी भाजपा का सफाया कर दिया। भरतपुर से विश्वेंद्र को लेकर पूरी की पूरी भाजपा का सफाया कर दिया। तीसरा बोला के लड़के को लेकर झुंझुनू जिले में भाजपा का सफाया कर दिया और बाकी जगह तो पहले ही सफाया हुआ है। अभी अब आप बात करते हो, भाजपा कहती है कि हमारे बहुत बड़े आपकी आपसी फूट कौन मिटाएगा। अब मैं आपसे एक बात बताऊं जो किसी ने नहीं कही है, इस बार इस चुनाव के अंदर छोटी छोटी पार्टियों का गठबंधन बनेगा। यह पार्टियां किसको तोड़ेगी? जातिगत समीकरणों को तोड़ेगी। तो भारतीय जनता पार्टी के पास जीत का आधार क्या बचेगा? बढ़िया तो अकेला जीतता नहीं, बराबर अकेला जीतता नहीं। ठाकुर और किसानों की लड़ाई का लाभ उठा रहे हैं। अगर भाजपा के अंदर किसी भी गैर जागीरदार को नेता बनाया तो किसान नाराज हो जाएंगे। भाजपा में नेता है ही नहीं, जिनके नाम आ रहे उनकी हैसियत तो देखो। 1300 करोड़ का मुकदमा चल रहा है, एक 3 खाली कोटा सिटी का नेता है, एक के बाद एक का झगड़ा है पार्टी के अंदर, ईडी का केस चल रहा है, नेता रास्ता ही नहीं है। पूरे के पूरे सब उनके बात से पहले से निष्कासित रह चुके हैं। मुझे नाम बताओ ना कि इस नेता के नेतृत्व में भाजपा चुनाव लड़ सकती है। मरते उठते नए लोग नए आएंगे, नए में किसका आ सकता है? जोर लगाओ राजाओं में तो दिया कुमारी का आ सकता है, और किसी का आएगा तो वापस तो सोचा को ला सकते हो। तुम्हारे पास आदमी नहीं है, भूपेंद्र को लाए बाहर का आदमी है, मुझे नाम तो बताओ ये आदमी तुम्हारा नेता होने लायक है। अब सतीश पूंजा तो राज्य मंत्री के लायक का आदमी मुख्यमंत्री को नहीं बन सकता। इससे भाजपा की मजबूरी नेतृत्व की कमजोरी और कांग्रेस की मजबूरी ईश्वर सिंह की कमजोरी है, उनके समीकरण कमजोर है। कांग्रेस लेकिन चंद्रराज जी लोकप्रियों को प्रहार करके नॉमिनेटेड और चापलूसों को लाएगी, वो पार्टी डूबेगी। लेकिन चंद्रराज जी अगर फाइट वसुंधरा राजे और सचिन पायलट में होती है तो हो ही नहीं सकती। वसुंधरा का कोई फाइट पर चांस ही नहीं है। मोदी जी और अमित शाह फैसला कर चुके हैं कि वसुंधरा को नहीं लाएंगे जी, तो आप किससे फैसला करवा रहे हो? और मुझे बताओ नाम आप। अशोक गहलोत तो स्वयं वसुंधरा जी से, आप जानते हो अशोक गहलोत का वसुंधरा जी से अभी छत्तीसगढ़ स्टेशन का आंकड़ा चला, तो लड़ाई कैसे हुई समझाओ आप मेरे को। मजा जिस चुनाव का तब आएगा, उधर आए यंग बॉय
और इधर है यंगर, तब चुनाव होगा मजेदार। वरना ये सब तो अपनी अपनी डपली और अपना दाग बजाने में लगे। मैंने 9 आदमियों का नाम लिया, मुझे एक आदमी का नाम बता दे भाजपा की ये आदमी मुख्यमंत्री के लायक है। वसुंधरा लायक है, मगर वो मोदी और अमित सिंह की नापसंद है। बिल्कुल चंद्रा जी, अब आशीष चतुर्वेदी जी सुन लेते हैं, वरना वो ये कहेंगे कि टाइम नहीं दिया और किसी तरह से कहीं गलत दिशा में। जी आशीष जी, अब आप बता दीजिए पूरा आंकड़ा। देखिए चंद्रशेखर जी, भारतीय जनता पार्टी ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड पार्टी है, और जो मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी बन के आए, चाहे वो हरियाणा में बन के आए, चाहे गुजरात के भी जिक्र कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी में जो संसदीय बोर्ड तय करता है उसको संपूर्ण पार्टी स्वीकार करती है। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कांग्रेस की तरह नहीं, हम लीडर बेस्ड पार्टी नहीं है, हम कार्यकर्ता आधारित पार्टी है जहां पार्टी का संगठन है। तो इसी कारण से जो है भारतीय जनता पार्टी की विशेषता यह रहेगी, भारतीय जनता पार्टी को जो भी छोड़ के गए, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री कई लोग छोड़ के गए, चाहे हम बात करें कल्याण सिंह जी की बात करें, उमा भारती की बात करें, येदियुरप्पा जी की बात करें, अल्टीमेटली वो फाइनली मर्ज होकर के भारतीय जनता पार्टी में ही आए, क्योंकि उनकी जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ होती है भारतीय जनता पार्टी का कैडर। तो भारतीय जनता पार्टी, और जहां तक राजस्थान की बात है, देखिए आप चंद्रशेखर जी, अगर आप राजस्थान में घूमेंगे तो इतना अटाटूट भ्रष्टाचार हो रखा है कि आपको नकल निकलवाने के लिए भी इतना संघर्ष करना पड़ता है, इतना पैसा देना पड़ता है। अपराधियों का बोलबाला है, दलितों पर अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 है, महिलाओं में अत्याचार पे राजस्थान नंबर 1 है, बिजली की दर यहाँ पे सर्वाधिक है, कोई इन्वेस्टर यहाँ पे डेवलपमेंट है नहीं। इस कांग्रेस सरकार ने 3 साल में विकास के लिए कुछ भी नहीं किया है, तो विकास है नहीं, भ्रष्टाचार अपराध पे नंबर 1 है, तो जनता पूरी तरह से त्रस्त है। तो मुद्दों की कोई आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी फुल मेजोरिटी से 2023 में आएगी। आशीष जी, उपचुनाव क्यों जीत जाते हैं? भी यहीं बैठे हैं, आप भी यहीं बैठे, हम समीक्षा कर लेंगे उसके बाद में। आशीष जी, उपचुनाव क्यों जीत जाते हैं? मैं बताऊंगा क्यों जीत जाते हैं। उपचुनाव का तो देखिए, उपचुनाव का कारण रहा, देखिए चंद्रशेखर जी, मैं उपचुनाव का आपको पूरा डिस्कशन करता हूँ। जो 7 जगह उपचुनाव उनकी 1 बाय 1 चर्चा करता हूँ। सबसे पहले हमारा उपचुनाव होता है मंडावा में और खीवसर में उपचुनाव होता है, क्योंकि हमारे दोनों जगह के विधायक जो हैं वो लोकसभा के एमपी बन जाते हैं। तो एक सीट तो आरएलपी के खाते में थी और एक सीट बीजेपी के खाते में थी। भारतीय जनता पार्टी ने उस चुनाव में भी तय किया कि जहां से जो विधायक बन के आए थे नरेंद्र खीचड़ जी, कि हम उनके परिवार वालों को टिकट नहीं देंगे। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसा प्रयोग अक्सर करती रहती है। अभी जो उपचुनाव हुआ धरियावाद में, वहां पार्टी ने तय कर लिया कि ठीक है, उनके जो पुत्र थे कन्हैया मीणा जी, गौतम जी के पुत्र, वो सक्षम थे, पार्टी 2 बार प्रधान रहे हैं, उनकी वाइफ जो है वर्तमान में प्रधान है, लेकिन पार्टी ने तय कर लिया, एक सैद्धांतिक सहमति बना ली कि हम परिवार वालों को टिकट नहीं देंगे। उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा। लेकिन जब चुनाव आएंगे 2023 में, तो भारतीय जनता पार्टी एक सीटों पर बहुत अच्छे से चुनाव लड़ेगी। गलतियां नहीं करेगी भाई, ठीक कह रहे हो। वरुण जी, ये इतना जो बताया है कि राजस्थान में ये सब हो रहा है, तो इसको सुधारने के लिए क्या किया जा रहा है? आप तो अगली सरकार का भी दावा कर रहे हैं। चंद्रशेखर जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी ने खुद नहीं मान लिया कि हमने तय कर लिया है, उनके मुंह से सच्चा निकल गया। जो चंद्रा सिंह जी कह रहे हैं तय कर लिया है, वसुंधरा जी को हटाना है, खत्म करना है। इनके पास में मुख्यमंत्री कैंडिडेट हो चाहे नहीं हो, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे थे अभी। भाई कांग्रेस के एमएलए एमपी तोड़ के सरकारें क्यों बना रही थी? मजबूत पार्टी थी तो आपकी। आप पूरी देखिए, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त की जगह कांग्रेस युक्त हो चुकी। अभी बात चंद्रा सिंह जी ने एक बहुत बढ़िया करी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में। आप ये देखिए, उपचुनाव के रिजल्ट को आप पैमाना मानते हो तो हिमाचल के अभी जो हाल ही में उपचुनाव हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया, लोकसभा में भी सफाया हो गया। इसका मतलब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी टोटल फेले हो रहे। रही बात, बार बार ये कहते हैं मोदी जी, अमित शाह, मोदी जी, तो इनकी पार्टी डेमोक्रेसी है नहीं। आज मोदी जी के खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी की है क्या? बोल के वो रह सकता है क्या? मैं तो कह रहा हूँ पार्टी छोड़ो, ईडी इनकम टैक्स के छापे पड़ जाएंगे। तो इनकी पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है, सही कह रहे हैं, इनका ऑर्गेनाइजेशन उसी प्रकार का है। अब क्योंकि इनके पास नेता नहीं है तो इंपोर्ट करते हैं, कभी कांग्रेस का, कभी नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाते हैं, कभी क्या कांग्रेस के, तो पूरे देश में इनके लाट पकड़ी कांग्रेस के नेता ले लेके सरकारें बना रहे। अब राजस्थान की जहां तक बात है, अभी सिंघवी साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही, मैं नाम लेके नहीं कोट कर रहा हूँ। इनके पास कोई नेता ऐसा नहीं है जो पूरे जिले का नेता भी हो। वसुंधरा जी को माइनस करने के बाद ये कांग्रेस की टक्कर लेना इनके बस की बात नहीं है। अशोक गहलोत, सचिन पायलट तो 2 ही, और भी बहुत से नेता ऐसे हैं कांग्रेस के अंदर जो जिलों में मजबूत है। रही बात जाटों वाली, जाट तो इनसे पूरे देश में नाराज है। हरियाणा में जाटों को छोड़ के खट्टर साहब, मैं तो जानता नहीं कौन सी जाति है, उसको मुख्यमंत्री बनाया। पंजाब में इनके पास जाट है नहीं, उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट है नहीं, किसानों को पूरा नाराज कर चुके, सिख जाटों को नाराज कर चुके। सबसे पहले हरसिमरन कौर
तो कितने साल से कांग्रेस विरोधी अकाली दल था, वो छोड़ के इनके पास छोड़ करके वहां गई। अब इनको सिरसा साहब को तोड़ना पड़ा, लेकिन क्या आप इनके खुद के नेता डेवलप नहीं करते ये, इसलिए आज राजस्थान की स्थिति है। ये दूसरी पार्टियों के तोड़ के अपनी सरकारें बनाते हैं, खुद के नेता आप तैयार करते, आपको जरूरत ही क्या पड़ती। अब मैं आपको कह रहा हूं, जो चुनाव आएगा आगामी, ये अभी 5 राज्यों को चुनाव तय करेंगे, एक तो। दूसरा, केंद्र सरकार की नीतियां जो झूठ और धोखाधड़ी जनता के साथ ये कर रहे हैं, पूंजीवाद को बढ़ाने के काम कर रहे हैं। निजीकरण से SC/ST का आंदोलन आप देखिएगा आने वाले 2022 में, पूरे देश में किसान आंदोलन जैसा जब सबसे बड़ा SC/ST का आंदोलन होने जा रहा है। निजीकरण करके ही आरक्षण को खत्म करने की जो साजिश रच रहे, पूरा देश जानता उसको। और आप देखिएगा समाज के सारे वर्ग इनके खिलाफ होते जा रहे। ब्राह्मणों की बात अभी की, ब्राह्मणों की सबसे ज्यादा हत्या उत्तर प्रदेश में हुई। ब्राह्मणों को धोखा इन्होंने उत्तर प्रदेश में दिया, उत्तराखंड में दिया। 3 मुख्यमंत्री बदले उत्तराखंड में, एक ब्राह्मण को नहीं बनाया। वो आप उत्तर प्रदेश जाके देखिए चंद्रशेखर जी, आप तो जाते होंगे। ब्राह्मणों को इस कदर दमन किया उत्तर प्रदेश में राजपूत राज ने, ठाकुर राज ने, जिसकी हद नहीं है। और ये बात करते हैं हिंदू धर्म की, ब्राह्मणों के बिगड़ भैया कोई धर्म चल सकता है क्या, सनातन धर्म? तो भारतीय जनता पार्टी तो जब तक केंद्र में चिपका के बैठी है ना सरकार, चाहे ये इनके इन प्रकार जीतना चाहती है, बाकी ये साफ हो चुके। यूनिवर्सल बात अब कर दूं, चाहे कांग्रेस जीते, चाहे ममता जीते, चाहे शरद पवार जीते, चाहे शिवसेना जीते, कोई जीते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जनता वोट नहीं देगी हिंदुस्तान के अंदर। बिल्कुल। चंद्रा सिंघवी जी, एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब कैडर बेस्ड पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, तो फिर ये रेडीमेड सप्लाई क्यों लेनी पड़ रही है नेताओं की? नेता की जरूरत क्या है? सीधा बोल रहे हैं, कार्यकर्ता जिसको चाहेंगे उसको जिता देंगे, नेता की जरूरत नहीं है। ये स्टेटमेंट करवा दो, अमित शाह जी जा रहे हैं, वो क्यों ढूंढ रहे हैं नेता? मैंने 8 आदमियों का नाम लिया, 8 में से एक आदमी क्या मैं सक्षम हूँ? मुझे वो नेता लाओ जिस पर आरोप नहीं हो, 1 पॉइंट, जिसको लोग जानते हो 2 पॉइंट, जो सक्षम हो 3 पॉइंट, जिसको लोग सम्मान करते हो 4 पॉइंट। तो मैंने तो 8 का हाल दे दिया। अब रहो कांग्रेस की बात। कांग्रेस का मैं अभी तलाश, मुख्यमंत्री के तलाश की मेरी यात्रा जारी है। तो मैंने 5 जगह इंटरव्यू लिया। मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, जो कहूंगा सत्य कहूंगा। मैंने पूछा कांग्रेस के नेताओं के नाम बताओ, तो 5 नाम बताए मुझे। मेरे को 5 नाम कौन कौन है? तो बोले पायलट सचिन, सचिन पायलट, सचिन पायलट, सचिन पायलट। छठा नाम ही नहीं है। इनकी पार्टी के बाद नेतृत्व करने लायक एक भी आदमी नहीं है। अभी ये भाई बोले हमारे पास 10 नेता है। कौन सा तुम्हारा नेता? क्या लुटा से नेतृत्व करेगा? क्या बीडी कलर नेतृत्व करेगा? क्या वो कोटा का शांति नेतृत्व करेगा? नेतृत्वहीन पार्टी है। अशोक गहलोत ने 30 साल नेतृत्व ले लिया, जितना कर सकता था कर लिया, सोनिया की मेहरबानी, और बाकी के प्रभाव से रह गए। अब इनके पास नेता एक ही बचा है। तो यानी एक तरफ तो सचिन का नेतृत्व तय है, अब दूसरी तरफ किसका नेतृत्व है ये भाजपा तय करे। ढूंढ के नया ऐसा नेता देश से टक्कर ले सके। नया होना चाहिए, जवान होना चाहिए, समृद्ध होना चाहिए, जिसके पीछे एक बड़ी जाति भी होनी चाहिए, जैसे सचिन के पीछे गुजर जाती है। तो राजपूत हो सकता है। कार तो आएगा नहीं बीजेपी में कभी भी, क्योंकि जाटों ने बीजेपी को मत तो दिया ही नहीं, और बीजेपी ने जाटों को वो तो पहला 2003 था, 10 में से 9 सीट हम नागौर में लेके आए थे। अब लाओ ना 2 सीट तो लाके बताओ। फिर वो हनुमान बेनीवाल है, कुतर के खा जाएगा। तो जब तक जाट या राजपूत में से एक सक्षम नेता नहीं होगा, तब तक भारतीय जनता पार्टी सचिन से टक्कर नहीं ले सकती, ये तय है। और अगर मान लीजिए जो आप कह रहे हैं कि कार्यकर्ता को आगे कर दें कि कार्यकर्ता ही मुख्यमंत्री होगा, तो भाजपा को फायदा हो सकता है। कैसे हो सकता है? बिना इंजन की रेलगाड़ी चलेगी कैसे? भाई कार्यकर्ता मालगाड़ी के डब्बे हैं, इंजन तो नेता होता है। आज तक कभी हुआ क्या बिना नेता के चुनाव? आज तक हुआ तो बताओ ना मेरे को, मैं तो गलती सुधारने को तैयार रहता हूँ अपनी। तो अब ये चुनाव होगा कैसे? रैलियां तो ओमिक्रॉन तो दब जाएगा। भाजपा नया नेतृत्व लाएगी, अच्छा नेतृत्व लाएगी। उधर सचिन पायलट के नेतृत्व को निश्चित मार्ग पर कांग्रेस में एकता होगी। ये जो 2 नाम चल रहे हैं गहलोत और वसुंधरा जी के, इस बार इनमें से किसी का कोई अवसर नहीं, प्रश्न ही नहीं है। अगर अमित मोदी और शाह आकर के ये कह दे यस वी एक्सेप्ट वसुंधरा, तो वसुंधरा ने विरोध देता है, दूसरा कोई टक्कर का ही नहीं। वसुंधरा के नेतृत्व को कौन चुनौती दे रहा है? स्वयं राष्ट्रीय नेतृत्व यहाँ के प्रांतीय नेतृत्व को चुनौती दे रहा है। तो आप और हम क्या करेंगे? हमारे आपके हाथ में है क्या? जनता कितना भी चाहे फैसला तो हाईकमान करता है। उंगली पकड़ के स्पीकर बना दिया, अंगूठा पकड़ के हरियाणा ने सीएम बना दिया, नाक पकड़ के गुजरात ने सीएम बना दिया। ये फैसला तो अमित शाह मोदी करते हैं। और ये कमजोरी है अमित शाह मोदी का, साथ करें। तो चंद्रा सिंघवी जी, फिर सतीश पूनिया की दावेदारी मजबूत है ही नहीं? मजबूत ही नहीं है।
क्योंकि उसके अंदर तो आप समझे ही नहीं। सतीश पूनिया की दावेदारी इससे मजबूत नहीं है कि टोटल जाट भाजपा में 4 से ज्यादा एमएलए आएंगे ही नहीं। आप नाम बता दो, मैं मान दूंगा आपको। कौन से जिले में जाट आएगा इनके साथ? बाड़मेर ये खा गया सचिन, भरतपुर को खा गया, नागौर पहले से गायब है, कुछ अनुमान खा गया, सीकर आता नहीं, झुंझुनू आता नहीं, चूरू आता नहीं, तो जाट है था। लेकिन हाड़ौती और मारवाड़ तो गढ़ है बीजेपी का। हाँ, ये बात सुनो आप। आशीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं बता, इसका भी आपको मैं मैथमेटिक्स समझा देता हूँ। मारवाड़ गढ़ है और मारवाड़ के पीछे तो मारवाड़ में जाट का है भाई, और इनका एक दो ही जाट है, बाकी तो दूसरे जीते हैं। और चंद्रा जी, ये कहा जाता है राजस्थान की राजनीति में कि जिसने मारवाड़ जीत लिया उसने राजस्थान जीत लिया, तो सरकार बनाई है। नहीं, मैं एक बात बता दूं, पहले ये था जिसने उदयपुर जीत लिया उसने मेवाड़ की कह रहा है, मेवाड़ जीत लिया उसने राजस्थान जीत लिया। अब नारा नया है, जिसने पूर्व राजस्थान जीत लिया उससे राजस्थान जीत। जी आशीष जी कुछ कहना चाह? जी आशीष जी। देखिए चंद्रशेखर जी, 2014 के लोकसभा चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 25 की 25 सीटें जीती है। 2013 में हम 163 सीटें जीते हैं। तो ये आकलन करना कि ये जाति इसके साथ है, ये जाति इसके साथ नहीं, ये सब आकलन बेमानी हो जाता है। जब प्रदेश में लोग त्रस्त है ना, तो वो त्रस्त व्यवस्थाओं से त्रस्त होते हैं, भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं, अपराध से त्रस्त हैं। जब चुनाव में वोट देने जाते हैं ना, तो एक आंधी चलती है, बता रहा हूं मैं आपको। तो वो सब सारे जो पैरामीटर आप सेट करते हैं ना, वो सब धाराशायी हो जाते हैं कि आप एक लीडर को पाएंगे और उसके पीछे पूरी जातियां चलेगी, ऐसा नहीं होता। हर व्यक्ति का अपना एक दिमाग होता है, अपना आकलन होता है, उसकी एक स्थानीय परिस्थिति होती है, उसके आधार पर वो वोट करता है। तो हमको अपनी संगठनात्मक शक्ति का पता है निश्चित रूप से। और बार बार आप कह रहे हैं वसुंधरा जी की बात करें, वसुंधरा राजे जी भारतीय जनता पार्टी की नेता है, वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उनको कौन माइनस कर रहा है? वो हमारे साथ ही है। वो तो क्या नहीं, इस तरह का जो आकलन आप कर रहे हैं, इस सब आकलन का कोई मतलब नहीं है। मतलब आकलन का ही होता है और कुछ होता ही नहीं है। नहीं, ये देखिए क्या होता है चंद्रा जी, देखिए मैंने बहुत सारे रिजल्ट देखे हैं। चंद्रा जी एक मिनट, आप बहुत सीनियर लीडर हैं। चंद्रा जी बहुत सीनियर लीडर है, बहुत सीनियर लीडर है। एक मिनट आप, मैं विनम्रता से अपनी एक बात करना चाहता हूँ आपसे, आप मेरी बात सुनिए। विनम्रता से मैं एक बात करना चाहता हूँ। देखिए, हम आकलन करते हैं, हर इलेक्शन का कोई ना कोई एनालिसिस करता है। जब एक दो टर्म होती है, कॉन्फिडेंस से ओवर कॉन्फिडेंस, बहुत बारीक सी जल्दी होती है दोनों में, बहुत बारीक सी जल्दी होती है। ये दोनों पोस्ट रिजल्ट फिनोमिना है। अगर हमारे पक्ष में रिजल्ट आता है तो हम बोलते हैं हमारा कॉन्फिडेंस था, और अगर हमारे पक्ष में रिजल्ट नहीं आता है तो विरोधी बोलते हैं ये आदमी ओवर कॉन्फिडेंट था। कोई अंतर होता नहीं है। जब 163 सीटें आई थी तब तो पता ही नहीं था इतनी सीटें आ जाएंगी आशीष जी। निश्चित रूप से आप सही बोल रहे हैं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जब तो राष्ट्रीय कार्यालय में भी चिंता जताई जा रही थी कि 163 कैसे आ गई। चंद्रशेखर जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमारा जो इंटरनल असेसमेंट था उसके हिसाब से हम 128 से 135 सीटें जीत रहे थे, हम 163 जीत गए। बिल्कुल समय समाप्त हो रहा है। वरुण जी, आशीष जी, चंद्रा सिंघवी जी, आपका तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। कहीं ना कहीं राजस्थान में एक रस्साकसी है और रैलियां उसमें कितना बड़ा रोल निभाएंगी। ओमिक्रॉन तो शायद दब जाएगा, लेकिन ये विरोध नहीं दबेगा जो राजस्थान में है, और शायद उसी का खामियाजा आने वाले चुनाव में जनता से ज़्यादा राजनीतिक दलों को भुगतना पड़ सकता है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।